प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के अध्याय 4 में वर्णित साहित्यकार प्रभास जोशी द्वारा रचित रचना अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में शीर्षक पाठ का अध्ययन करने जा रहे हैं। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में। अपना मालवा समाचार पत्र जनसत्ता में प्रकाशित प्रभास जोशी के आलेख की प्रस्तुति है, जिसमें मालवा क्षेत्र का जनजीवन मुखर होकर सामने आया है। मालवा क्षेत्र का जनजीवन बहुत ही मुखरता के साथ में इस प्रस्तुति में शामिल किया गया है। यह पाठ जल और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को केंद्र में रखे हुए है। इस पाठ में हम जल संबंधी समस्याएं और पर्यावरण संबंधी समस्याओं को विशेष रूप से देखेंगे। कितने जीवट के साथ इस क्षेत्र के लोग प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। बहुत ही जीवट के साथ में इस क्षेत्र के लोग यानी मालवा क्षेत्र के लोग प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। उसका प्रभावशाली चित्रण इस पाठ में किया गया है। साथ ही यह पाठ उस तकनीकी और प्रौद्योगिकी विकास पर प्रहार करता है जिसके चलते ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की अस्मिता नष्ट हो रही है। आज तकनीकी का दौर है, प्रौद्योगिकी के माध्यम से विकास कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही साथ ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की अस्मिता पर भी प्रभाव एवं प्रहार किया जा रहा है। जो विभिन्न प्रकार की तकनीकी का उपयोग करते हुए और प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए विकास कार्य तो हो रहे हैं, लेकिन इसका दूसरी तरफ दुष्परिणाम यह है कि ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों की अस्मिता नष्ट हो रही है। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में पाठ की प्रथम पंक्ति में हम देखते हैं, उगते सूरज की निथरी कोमल धूप राजस्थान में रह गई। मालवा लगा तो आसमान बादलों से छाया हुआ था। जैसे ही राजस्थान प्रांत समाप्त होता है, मध्य प्रदेश प्रांत प्रारंभ होता है, मालवा क्षेत्र प्रारंभ हो जाता है। उगते सूरज की निथरी कोमल धूप, निथरी से आशय है स्वच्छ, साफ और चमकीली धूप, कोमल धूप राजस्थान में रह गई। राजस्थान प्रांत अब समाप्त हो गया और मध्य प्रदेश में मालवा लगा। मालवा जैसे ही लगा यानी मालवा का क्षेत्र जैसे ही आरंभ हुआ, आसमान बादलों से छाया हुआ था। आसमान में बादल छाए हुए थे, काले भूरे बादल। आसमान बादलों से छाया हुआ था, आसमान में काले भूरे बादल छाए हुए थे। थोड़ी देर में लगने लगा कि चौमासा अभी गया नहीं है। चौमासा से आशय है वर्षा ऋतु के 4 महीने अभी भी चल रहे हैं। चौमासा अभी गया नहीं है। जहां जहां भी पानी भरा हुआ रह सकता था, लबालब भरा हुआ था। मटमैला बरसाती पानी, जहां जहां भी पानी भरा रह सकता था, जिन भी गड्ढों में पानी भरा रह सकता था, उनमें पानी लबालब भरा हुआ था। भरपूर यानी पूरा ऊपर तक भरा हुआ था। मटमैला से आशय है मिट्टी के रंग का बरसाती पानी। जितने भी छोटे मोटे नदी नाले दिख रहे थे सब बह रहे थे, और जितने भी नदी नाले दिख रहे थे सब में पानी प्रवाहित हो रहा था। इससे ज्यादा पानी अब यह धरती सोख के रख नहीं सकती थी। ऊपर से बादल की कभी भी बरस सकते थे, क्योंकि यह धरती थोड़ी पथरीली सी है और इस प्रकार से बहुत सारा पानी अब यह धरती सोख के रख नहीं सकती थी। और ऊपर से बादल कि कभी भी बरस सकते थे। नवरात्रि की पहली सुबह थी। आज नवरात्रि की पहली सुबह थी। नवरात्रि से आशय है शक्ति उपासना का पर्व दुर्गा पूजा, जो 9 दिन रात्रि का होता है। आज नवरात्रि की पहली सुबह थी। मालवा में घट स्थापना की तैयारी, और मालवा में घट स्थापना की तैयारी बहुत जोर शोर से होती है। घट स्थापना से आशय है मांगलिक कलश की स्थापना करना। नवरात्रि में दुर्गा पूजा के इस उत्सव पर मांगलिक कलश की स्थापना की जाती है। गोबर से घर आंगन लीपने और माना जी के ओटले को रंगोली से सजाने की सुबह। आज तो घर आंगन को गोबर से लीपा जाता है।
माना जी के ओटले को रंगोली से सजाया जाता है। ओटले से आशय है मुख्य द्वार को रंगोली से यानी रंगों के चित्रों से सुसज्जित किया जाता है। बहू बेटियों के नहाने धोने और सजकर त्योहार मनाने में लगने की घड़ी। आज तो परिवार के सभी सदस्य जल्दी ही उठकर नहा धोकर पूजा पाठ की तैयारी करेंगे। घर की बहू बेटियां भी नहा धोकर और सज संवर कर त्योहार मनाने में लग जाएगी। इस चीज की घड़ी आ गई है, इस चीज का समय आ गया है। लेकिन आसमान तो धऊ धऊ कर रहा था, लेकिन आसमान में तो बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। बादलों से घिरना, खूब सारे बादल उमड़ घुमड़ रहे थे। बादल उमड़ घुमड़ कर आच्छादित हो रहे थे, यानी आसमान तो धऊ धऊ कर रहा था। रास्ते में छोटे स्टेशनों पर महिलाओं की ही भीड़ थी। मैं उजली चटक धूप, लहलहाती ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें, पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। और मैं इस क्षेत्र में उजली चटक धूप देखने आया था। मैं लहलहाती ज्वार बाजरे और सोयाबीन की फसलें देखने आया था। मैं पीले फूलों वाली फैलती बेलें और दमकते घर आंगन देखने आया था। दमकते से आशय है चमचमाते हुए घर आंगन देखने आया था। लेकिन लग रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा। आसमान बादलों से छाया हुआ था, बादल उमड़ घुमड़ रहे थे और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि पानी तो गिर के रहेगा, यानी पानी तो अवश्य ही बरसेगा। ऐसा नहीं कि नवरात्रि में पानी गिरते न देखा हो। क्वार मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। जो क्वार का महीना होता है यानी आश्विन का महीना, वर्षा ऋतु का जो अंतिम महीना होता है, यह मालवा में मानसून के जाने का महीना होता है। कभी थोड़ा पहले भी चला जाता है। इस बार तो जाते हुए भी जमे रहने की धौंस दे रहा है, यानी इस बार तो यह जमे रहने की धमकी दे रहा है। अभी भी मानसून विदा नहीं हो रहा है। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं, सारे जरूरी समाचार भी देते हैं। नागदा स्टेशन पर जैसे कि हमेशा होता है, मीणा जी बिना चीनी की चाय पिलाते हैं और समाचारों का आदान प्रदान भी करते हैं। गई रात कुआलालंपुर में भारत के हारने से दुखी थे। पूछने पर ही मौसम और खेती पर आए। कुआलालंपुर में हुई हार से वे दुखी थे और जब उनसे बातचीत की गई, जब उनसे पूछा गया, तभी उन्होंने मौसम के बारे में और खेती के बारे में बातचीत की। हाँ, अब की पानी बहुत गिरियो, उन्होंने कहा कि अब के पानी बहुत गिरियो, बहुत से आते बहुत अधिक मात्रा में गिरियो यानी वर्षा। इस बार पानी बहुत अधिक बरसा है। किसान के कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई। किसान ऐसा कह कि यानी किसान ऐसा कहते हैं कि हमारी सोयाबीन की फसल तो गली गई। गली गई से आशय है गल करके खराब हो गई। पण अब गेहूं चना अच्छा होएगा। पण मानी परंतु अब गेहूं चने की फसल बहुत अच्छी होएगी। सार में उन्होंने कहा और दुकान में लग गए। इस प्रकार उन्होंने सार में यानी संक्षेप में ये सारी बातें कही और फिर अपनी दुकान में लग गए। चाय और भजिया उन्होंने अच्छा बनवा के दिया था। चाय भी अच्छी बनवाई थी और भजिया भी उन्होंने अच्छा बनवाया था। तले हुए पकोड़े भी उन्होंने बहुत अच्छे बनवा करके दिए थे। हम मियाँ बीबी मजे से खाते पीते उज्जैन पहुंच गए। चाय पीते हुए, भजिया खाते हुए हम दोनों पति पत्नी ही उज्जैन पहुंच गए। रास्ते में क्षिप्रा मिली। क्षिप्रा पवित्र नदी क्षिप्रा रास्ते में मिली। मैया ऐसी भरपूर और बहती हुई तो बरसों में दिखी थी। क्षिप्रा नदी को मैया का दर्जा देते हुए आदर पूर्वक कह रहे हैं कि मैया तो, क्षिप्रा मैया तो ऐसी भरपूर और बहती हुई बरसों में दिखी थी। गए महीने टीवी पर लाइन पड़ी थी कि उज्जैन में क्षिप्रा का पानी घरों में घुस गया। भोपाल, इंदौर, धार, देवास सब में झड़ी लगी थी। सब जगह पानी लगातार बरस रहा था। पानी की झड़ी लगी थी, बरसात की झड़ी लगी थी।
भोपाल में, इंदौर में, धार में, देवास में सब स्थानों पर पानी बरस रहा था। सब जगह फोन लगा के पूछा था, सब जगह फोन से यह जानकारी प्राप्त की थी कि वर्षा कितनी अधिक मात्रा में या कितनी कम हो रही है। खतरा कहीं न था, लेकिन सबको पुराने दिन याद आ गए थे। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था। कभी मालवा क्षेत्र में बहुत अधिक मात्रा में पानी गिरा करता था, लेकिन अब पर्यावरण के साथ जिस प्रकार की छेड़छाड़ हो रही है उससे मौसम में और पर्यावरण में बहुत अधिक बदलाव आ गया है। अब मालवा में वैसा पानी नहीं गिरता जैसा गिरा करता था, इसलिए पहले का औसत पानी भी गिरे तो लोगों को लगता है कि ज्यादा गिर गया। इस प्रकार अगर औसत से भी अधिक पानी गिरता है तो ऐसे लगता है कि बहुत अधिक पानी गिर गया है। इस बार भी बरसात वही 40 इंच गिरी है। लगभग 40 इंच वर्षा इस बार भी हुई है। कहीं ज्यादा है, कहीं थोड़ा कम, लेकिन लोग टीवी की समझ में अति की बोलने लगे हैं। जैसा टीवी में समाचार दिखाया जाता है उसके अनुसार ही लोग बातचीत करते हैं, अति बोलते हैं, यानी अतिशयोक्ति बढ़ा चढ़ाकर समाचार कहते हैं। उज्जैन से देवास होते हुए इंदौर जाना, मालवा के आंगन में से निकलना है। मालवा के आंगन में से यदि निकलना हो तो उज्जैन से जैसे ही आप देवास होते हुए इंदौर जाते हैं, यह क्षेत्र मालवा का आंगन क्षेत्र है। उज्जैन से देवास होते हुए आप इंदौर जाते समय मालवा के आंगन में से ही निकलते हैं। क्वार की धूप होती तो भरी पूरी गदराई हरियाली से तबीयत झक हो जाती। यदि आसमान में धूप खिलती तो उस धूप के प्रकाश में जो चारों तरफ गदराई हुई संपन्न और बहुत ही लदी फदी हरियाली है, हरियाली से तबीयत झक हो जाती, तबीयत प्रसन्न हो जाती, मन खुश हो जाता। जितनी चारों तरफ की हरा भरा प्राकृतिक वातावरण से सुशोभित प्राकृतिक दृश्य दिखाई पड़ता, तबीयत बहुत अधिक प्रसन्न हो जाती। लेकिन कुएं, बावड़ी और तालाब तलैया के लबालब भरे नदी नालों को बहते और फसलों को लहराते देखो तो क्या गजब की विपुलता की आश्वस्ति मिलती है। बहते हुए नदी नालों को देखना, ताल तलैया के लबालब भरे हुए रूप को देखना, कुएं बावड़ी को देखना और फसलों को लहलहाते हुए देखना, इन सब को देखना बहुत ही गजब होता है। गजब से आशय है, बहुत ही आश्चर्यजनक होता है कि विपुलता की आश्वस्ति मिलती है, यानी संपन्नता और अधिकता का आश्वासन मिलता है। जैसे ही हम ये देखते हैं कि कुएं बावड़ी, तालाब तलैया सब लबालब भर गए हैं, नदी नालों में पानी बह रहा है, फसलें लहलहा रही है, तो बहुत ही गजब की संपन्नता का आश्वासन हमें प्राप्त होता है। खूब मनाओ दशहरा दिवाली, दशहरा का त्योहार और दीपावली का त्योहार। अब खूब मजे के साथ, खूब आनंद में भरकर, उत्साह में भरकर खूब मनाइए। अब की मालवा खूब पाक्यो है। खूब पाक्यो से आशय है बहुत अधिक समृद्ध हुआ है। मालवा इस बार बहुत अधिक समृद्धि से भरा हुआ है। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते दव्वा को कहा कि अपने को सब नदियां, सारे तालाब, सारे ताल तलैया और जलाशय देखने हैं, सब पहाड़ चढ़ने हैं। इंदौर उतरते ही गाड़ी में सामान रखते ही दव्वा को कहा कि इस बार प्राकृतिक सौंदर्य का भरपूर आनंद लेना है, प्रकृति के साथ पूरी तरह से जुड़ना है। सभी नदियों को देखना है, सारे तालाब देखने हैं, सारे ताल तलैया देखने हैं और जलाशय देखने हैं और सारे पहाड़ों पर भी चढ़ना है। इस प्रकार प्रकृति के साथ में बहुत ही निकटता से संपर्क रहेगा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, यहीं से उसने मुस्कुराते हुए कहा कि अभी तो गाड़ी में से सामान रख ही रहे हैं, नीचे उतर ही रहे हैं। नी यार पहले माता बिठाएंगा। उसने कहा नी यार नहीं, पहले यानी पहले माता बिठाएंगा, यानी देवी माँ की मूर्ति स्थापित की जाएगी। नवरात्रि का प्रथम दिन है और इस दिन देवी माँ की पूजा अर्चना की जाएगी। नी यार पहले माता बिठाएंगा। माता तो बैठ गई, आरती भी हो गई ताऊ जी, और उसके पश्चात माता बिठा दी गई, पूजा अर्चना कर दी गई, आरती भी हो गई और 1 बजने वाला है। ताऊ जी 1 बजने वाला है। बाद में पाया कि उम्र भी अब 70 की हो जाएगी।
जाएगी। उम्र भी लगातार बढ़ रही है, 70 वर्ष की हो जाएगी। पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे। जब तक युवावस्था है, किशोरावस्था है, तब तक तो भ्रमण करने में बहुत अधिक सुविधा रहती है, लेकिन जैसे जैसे वृद्धावस्था की ओर बढ़ा जाता है, तब भ्रमण करना, पहाड़ों पर चढ़ना, नदी नालों को पार करना थोड़ा जोखिम भरा और मुश्किल कार्य हो जाता है। पहाड़ चढ़े नहीं जाएंगे, नदी नाले पार नहीं होंगे। सूखती सुनहरी घास बुलाएगी, लेकिन उस पर लेटकर रड़का नहीं जा सकेगा। जो सुनहरी घास है वो तो अवश्य ही बुलाएगी, लेकिन इस घास पर लेटकर रड़का नहीं जा सकेगा। मन से तो किशोर हो सकते हो, शरीर फिर वैसा फुर्तीला, लचीला और गर्वीला नहीं हो सकता। मन से तो व्यक्ति किशोर हो सकता है, लेकिन शरीर यदि वृद्धावस्था की ओर बढ़ रहा है तो फुर्ती का एहसास होना, लोचदार एहसास होना और गर्व से भरा हुआ भाव होना थोड़ा बहुत कम हो जाता है। यानी शरीर में फुर्ती कम हो जाती है, लोचदार स्थितियां, लचीलापन कम हो जाता है और गर्वीला यानी काम करने में गर्व का अनुभव करने का भाव भी थोड़ा कम हो जाता है। उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो। यहां पर प्रभास जोशी कहते हैं कि उम्र जो ले गई उसे ले जाने दो, उसका जो है रखे, अपना जो है उसे जिए। इस त्रासदायी प्रतीति के बावजूद 2 जगहों से नर्मदा देखी। ओंकारेश्वर में उस पार से नर्मदा नदी का दर्शन किया गया। ओंकारेश्वर में उस पार से इस त्रासदायी यानी इस दुखदायी प्रतीति के बावजूद, जानकारी प्राप्त होने के, आभास होने के बावजूद भी 2 जगहों से नर्मदा नदी देखी। ओंकारेश्वर में उस पार से सामने सीमेंट कंक्रीट का विशाल राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा है। एक विशाल राक्षसी बांध बनाया जा रहा है सीमेंट कंक्रीट का इस पर। शायद इसीलिए वह चिढ़ती और तिन तिन फिन फिन करती बह रही थी। एक विशालकाय राक्षसी बांध उस पर बनाया जा रहा है, शायद इसीलिए नर्मदा नदी चिढ़ती है और तिन तिन फिन फिन करती हुई बह रही थी। मटमैली, कहीं छिछली अपने तल के पत्थर दिखाती, कहीं गहरी अथाह। कहीं पर तो नर्मदा नदी मटमैले से रंग की दिखाई पड़ती, कहीं पर छिछली दिखाई पड़ती, कम गहरी यानी उथली दिखाई पड़ती और अपने तल के यानी पानी के नीचे का जो स्थल है उसके पत्थर दिखाती हुई कहीं पर बहुत अथाह यानी अज्ञात गहराई वाली यह नदी दिखाई पड़ती। वे बड़ी बड़ी नावें वहां नहीं थी, शायद पूर्व में बहने से बचाकर कहीं रख दी गई थी। शायद पूर्व में यानी बाढ़ में बहने से बचाकर उनको कहीं पर रख दिया गया था। अब बड़ी बड़ी नावें वहां पर उपलब्ध नहीं थी, किनारों पर टूटे पत्थर पड़े थे। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। जिस प्रकार से ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम है, 12 ज्योतिर्लिंगों में भगवान भोलेनाथ के जितने भी तीर्थ धाम है उनमें ओंकारेश्वर भी एक प्रमुख ज्योतिर्लिंग तीर्थ धाम है। ज्योतिर्लिंग का तीर्थ धाम वह नहीं लग रहा था। निर्माण में लगी बड़ी बड़ी मशीनें और गुर्राते ट्रक थे। जैसा कि प्रौद्योगिकी के विकास से और तकनीकी के विकास से वहां पर बहुत बड़े बड़े विशालकाय राक्षसी बांध बांधे जा रहे थे और इनका निर्माण कार्य चल रहा था। वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही थी और गुर्राते हुए ट्रक भी वहां पर मौजूद थे। वहीं थोड़ी देर कुंवार की चिलचिलाती धूप मिली, लेकिन नर्मदा के बार बार पूर आने के निशान चारों तरफ थे। नर्मदा के बार बार पूर आने के यानी बाढ़ आने के निशान चारों तरफ थे। बावजूद इतने बांधों के नर्मदा में अब भी खूब पानी और गति है। बहुत सारे बांध बना दिए गए, इसके बावजूद भी नर्मदा नदी में अब तक गति है। नर्मदा तेज गति के साथ प्रवाहित होती है। नर्मदा में बहुत सारा पानी है, खूब पानी और खूब गति के साथ में नर्मदा नदी प्रवाहित होती है। नेमावर के पास बजवाड़ा में नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के मंदे उजास से गमक रही थी। नेमावर के पास जैसे ही हम बजवाड़ा
में नर्मदा के दर्शन करते हैं तो हम पाते हैं कि नर्मदा शांत, गंभीर और भरी पूरी सी दिखाई पड़ती थी। शाम हो जाने पर भी जैसे अपने अंदर के उजास से यह गमक रही थी, प्रकाशित और सुगंधित हो रही थी। चौथ का चांद उस पर लटका हुआ था, चौथ का चांद उस पर लटका हुआ था, चौथ का चांद उस पर दिखाई पड़ रहा था। मिट्टी की ऊंची कगार पर पेड़ों के बीच बैठे हुए हम चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे और हम सब लोग भी मिट्टी की ऊंची कगार पर, किनारे पर, पेड़ों के बीच बैठ करके चुपचाप उसे प्रणाम कर रहे थे। इस चौथ के चांद को, चतुर्थी के चंद्रमा को हम प्रणाम कर रहे थे। बहन जी ने जैसे उसे सहलाते हुए कहा, थक गई है, देखना अब रात को बहेगी। नर्मदा अब थक गई है, देखना अब यह रात को बहेगी। रात भर हम उसके किनारे ही सोए, रात भर हम नर्मदा के किनारे ही सोए। सवेरे उठकर फिर जैसे उसके नमन में उसके किनारे बैठे। अब वह शांत बह रही थी। अपन घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, बहन जी गंगा किनारे की। रात भर हम उसके किनारे पर ही सोए। सवेरे उठकर जैसे उसके नमन में, उसकी श्रद्धा पूर्वक प्रणाम करने में उसके किनारे पर बैठे। अब वह बहुत शांत बह रही थी। नर्मदा नदी में अब बहुत ज़्यादा उछाल और बहुत ज़्यादा हलचल नहीं थी। बहुत शांति के साथ धीर गंभीर भाव से वह बह रही थी। अपन घाट नीचे नर्मदा किनारे के लोग, बहन जी गंगा किनारे वाली, बहन जी गंगा किनारे वाली। हम नदी को नदी नहीं मां मानते हैं। हम बहुत ही श्रद्धा और बहुत ही विश्वास के साथ में नदी को मां का दर्जा देते हुए कहते हैं कि हम नदी को नदी नहीं, हम नदी को मां मानते हैं। नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं। उसके किनारे बैठना मां की गोद में डूबना है। और नदियों को बहुत ही आदर पूर्वक मां कहकर संबोधित किया जाता है। नर्मदा मैया की गोद में बैठना भी ठीक उसी प्रकार से है। नर्मदा मैया है, उससे हम बने हैं, उसके किनारे बैठना मां की गोद में ही बैठना है। ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हुए दोनों बार विंध्य के घाट उतरने पड़े। जब भी ओंकारेश्वर और नेमावर जाते हैं तो दोनों ही बार विंध्याचल पर्वत के घाट उतरने पड़ते हैं। एक तरफ सिमरोल का घाट, दूसरी तरफ बिजवाड़। एक तरफ तो सिमरोल का घाट है, दूसरी तरफ बिजवाड़ का घाट है। दोनों में सागौन के जंगल, और इन दोनों में ही सागौन के जंगल पाए जाते हैं। पत्ते खाकरे होते हुए फिर भी फुनगियों पर फूल के झल्ले। पत्ते खाकरे हो चुके हैं, सूख गए हैं, लेकिन फिर भी उनकी फुनगियों पर, यानी वृक्ष की ऊंची डालों पर जो फूल के झल्ले हैं, फूल के गुच्छे हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। सिमरोल के बीच से चोरल खूब बहती हुई मिली। सिमरोल के बीच से चोरल नदी बहुत खूब बहती हुई दिखाई पड़ी। बिजवाड़ में हर नाला बह रहा था, बिजवाड़ में हर एक नाला बह रहा था। हर पहाड़ी नदी की रपट पर पानी था और हर एक पहाड़ी नदी की रपट पर पानी दिखाई पड़ रहा था। बचपन में पितृपक्ष और नवरात्रि पर ऐसा ही पानी मिलता था। जो पितृपक्ष है और नवरात्रि का जो अवसर है, उस पर ऐसा ही पानी मिला करता था। सारे नदी नाले ऐसे ही कलमल करते जीवित हो उठते थे। कलमल करना यानी सकरे रास्ते से बहने वाले पानी की जो ध्वनि होती है वह कलमल करना कहलाती है। नाले ऐसे बह रहे थे, ऐसे कलमल करते हुए जीवित से हो उठे थे। सारे नदी नालों में पानी प्रवाहित हो रहा था। कलमलाता हुआ पानी अपनी आवाज करता हुआ आगे बढ़ रहा था। पहाड़ों के सीने में कितने स्रोत हैं, सब बहें तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमगकर फल फूल और अन्न देती है। जैसा कि पहाड़ों के सीने में, पहाड़ों की छाती पर बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत सारी पानी की धाराएं हैं, सब बहें तो नीचे की काली मिट्टी खूब उमगती है और फल फूलती है और बहुत सारा अन्न पैदा करती है।
नेमावर के रास्ते पर ही केवड़ेश्वर है। केवड़ेश्वर का स्थान नेमावर के रास्ते में ही पड़ता है, जहां से क्षिप्रा निकलती है, कालिदास की क्षिप्रा। बहुत बड़ी नदी नहीं है, क्षिप्रा एक बहुत बड़ी नदी नहीं है, लेकिन उज्जैन में महाकाल के पांव पखारे तो पवित्र हो गई। जैसे ही उज्जैन में क्षिप्रा नदी ने महाकाल के पांव पखारे तो यह क्षिप्रा नदी भी पावन, पुनीत और पवित्र हो गई। चंबल विंध्य के जाना पाव पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई इटावा के पास जमुना में मिली। यह चंबल विंध्य के जाना पाव पर्वत से निकली और निमाड़, मालवा, बुंदेलखंड, ग्वालियर होती हुई यह इटावा के पास जमुना में जा मिली, यानी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा। चंबल से आशय है चंबल नदी, एक बहुत बड़ी नदी। चंबल को हमने घाटा बिलोद में देखा, काफी पानी था, खूब बह रही थी। उसमें नहाते लड़के को गर्व था कि यहां छोटी दिखती हो तो क्या, हमारी चंबल से गंगा ही बस बड़ी है। वह जो छोटा सा लड़का चंबल नदी में स्नान कर रहा था, उसको इस बात का गर्व था कि भले ही यहां चंबल नदी छोटी दिखती हो, लेकिन यह गंगा नदी ही बस बड़ी है। चंबल से बस केवल गंगा नदी ही बड़ी है। आगे बहुत बड़ा बांध है, खूब पानी है। इस बार गांधी सागर के सब फाटक खोलने पड़े, बहुत अधिक पानी बरसा और इस कारण इस बार गांधी सागर के सारे फाटक खोलने पड़े। चंबल नदी पर मध्य प्रदेश के मंदसौर में बना हुआ एक बांध है, जिसे गांधी सागर बांध कहा जाता है। इतना पानी भरा, यानी बहुत अधिक मात्रा में, इतना यानी इतना ज्यादा पानी भरा। गंभीर इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन हालोद के आगे यशवंत सागर को इस बार फिर उसने इतना भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े। जो गंभीर नदी है वह बहुत अधिक बड़ी नहीं है, लेकिन हालोद के आगे जैसे ही यह नदी यशवंत सागर तक पहुंची तो यशवंत सागर को एक बार फिर उसने इतना पानी से लबालब भर दिया कि 2500 साइफन चलाने पड़े। 67 साल में तीसरी बार ऐसा हुआ। पार्वती और काली सिंध ने फिर रास्ता रोका। पार्वती नदी और काली सिंध नदी ने भी फिर रास्ता रोका। 2 दिन उनके पुल पर से पानी बहता रहा, खूब पानी बरसा और इस प्रकार 2 दिन उनके पुल पर से भी पानी प्रवाहित होता रहा। इस बार मालवा के पठार की सब नदियों में पूर आई। पूर से आशय है बाढ़ आई। उसके पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। जैसे कि बहुत अधिक पानी बरसा, आसपास की नदियों में बाढ़ आ गई, पूर आ गई और इस प्रकार पास से बहने वाली नर्मदा में भी खूब पानी आया। बरसों बाद हजारों साल की कहावत सच्ची हुई। मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। मालव धरती गहन गंभीर, डग डग रोटी पग पग नीर। यह हजारों साल की कहावत है। मालव धरती गहन गंभीर, यानी मालव धरती बहुत अधिक संपन्न है, जहां पर डग डग पर रोटी मिलती है और पग पग पर पानी उपलब्ध होता है। दक्षिण से उत्तर की ओर ढलान वाले इस पठार की सभी नदियों के दर्शन हुए। खूब पानी, खूब बहाव और खूब कृपा। खूब सारा पानी यहां बरस रहा है, खूब सारा पानी प्रवाहित हो रहा है और ईश्वर की बहुत अधिक कृपा इस क्षेत्र पर है। नदी का सदा नीरा रहना जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। सदा नीरा से आशय है सदा जल पूर्ण रहना, सदा पानी से भरी हुई रहना। जीवन के स्रोत का सदा जीवित रहना है। जिस नदी में साल भर पानी रहता है, पानी प्रवाहित होता रहता है, वह नदी सदा नीरा नदी कहलाती है। नदियों के बाद नंबर था तालाबों का। हमारे आज के इंजीनियर समझते हैं कि वे पानी का प्रबंध जानते हैं और पहले जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि ज्ञान तो पश्चिम के रिनेसा के बाद ही आया न।
नदियों के बाद अब तालाबों को देखने का नंबर था। हमारे यहाँ के आज के इंजीनियर, आज के अभियंता ऐसा समझते हैं कि पानी का प्रबंध करना तो वे ही जानते हैं। पहले के जमाने के लोग कुछ नहीं जानते थे, क्योंकि आज के जमाने के इंजीनियर यह समझते हैं कि ज्ञान तो पश्चिम के रिनेसा के बाद ही आया। रिनेसा से आशय है पुनर्जागरण के बाद ही। जब पुनर्जागरण हुआ उसके पश्चात ही पश्चिमी क्षेत्र में जो ज्ञान का उदय हुआ, जो ज्ञान वहां से चारों तरफ फैला, उसके माध्यम से ही चारों तरफ ज्ञान का प्रकाश फैला। मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज रिनेसा के बहुत पहले हो गए, लेकिन मालवा में विक्रमादित्य और भोज और मुंज इस रिनेसा के यानी इस पुनर्जागरण के बहुत पहले हो गए थे। पुनर्जागरण होने के भी बहुत पहले ही हमारे यहाँ पर विक्रमादित्य, राजा भोज, राजा मुंज जैसे प्रजापालक शासक हुए, और वे और मालवा के सब राजा जानते थे कि इस पठार पर पानी को रोक के रखना होगा। और ये सभी प्रजापालक राजा यह जानते थे कि पानी बहुत महत्वपूर्ण है, इस क्षेत्र में पानी को सहेज कर रखना होगा, पानी का समुचित प्रबंधन करना होगा। सबने तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई, ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को जीवंत रख सके। खूब सारे तालाब बनाए गए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई गई, ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को भी जीवंत रख सके। जो पानी धरती के गर्भ में उपलब्ध है वह पानी भी जीवंत रह सके, वह भी सजीव रह सके। हमारे आज के नियोजकों और इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया। हमारे जो आज के नियोजक हैं, योजना बनाने वाले हैं, उन इंजीनियरों ने, योजना बनाने वालों ने और इंजीनियरों ने हमारे इन तालाबों को गाद से यानी कीचड़ से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। तालाबों को तो गाद से भर दिया और जो भूगर्भ में पानी है उसको दोहन करके उसको बाहर निकाल लिया। लेकिन वर्तमान इंजीनियरों ने तालाबों को गाद से भर जाने दिया और जमीन के पानी को पाताल से भी निकाल लिया। नदी नाले सूख गए, पग पग नीर वाला मालवा सूखा हो गया, लेकिन इस बार बिलावली भर गया है, पीपल्यापाला भर गया है, सिरपुर में लबालब पानी है, पानी बहुत बरसा है और इस कारण से जो बिलावली है उसमें पानी खूब मात्रा में भर गया है, पीपल्यापाला भी भर गया है, सिरपुर में भी लबालब पानी भरा हुआ है और यशवंत सागर के सभी साइफन तो चले ही थे, यानी यशवंत सागर में भी बहुत अधिक मात्रा में पानी आया था। फिर भी इंदौर की खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने मैं नहाया हूं और नाव पर सैर की है। आज भी इंदौर की खान नदी में और सरस्वती नदी में, खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी मैं नहाया हूं। और नाव पर यानी बहुत बड़े विशाल जलराशि पर तैरती हुई नावें हुआ करती थी। लेखक कहते हैं कि अब खान और सरस्वती नदियों में उतना पानी नहीं है जितने में कभी लेखक नहाया है और नाव पर सवारी सैर की है। हाथीपाला का नाम इसलिए है कि कभी वहां की नदी को पार करने के लिए हाथी पर बैठना पड़ता था। चंद्रभागा पुल के नीचे उतना पानी रहा करता था जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में। चंद्रभागा पुल के नीचे बहुत पानी रहा करता था, जितना महाराष्ट्र की चंद्रभागा नदी में रहता है उतना पानी चंद्रभागा पुल के नीचे भी रहा करता था। इंदौर के बीच से निकलने और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हरा भरा और गुलजार रखती थी। इंदौर के बीच से निकलने वाली और मिलने वाली ये नदियां कभी उसे हरा भरा रखती और पूरी तरह से गुलजार रखती, संपन्न और सुसज्जित रखती थी। आज वे सड़े नालों में बदल दी गई है। जो नदियां कभी पानी से भरकर लबालब प्रवाहित हुआ करती थी अब वे सड़े नालों में बदल दी गई है। क्षिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल सबके यही हाल हो रहे हैं। सभी नदियां इस समय संकट की स्थिति में है। क्षिप्रा, चंबल, गंभीर, पार्वती, काली सिंध, चोरल सबके हाल
ठीक नहीं है। ये सदा नीरा नदियां अब मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती। ये सभी नदियां सदा नीरा नदियां कहलाती है। इनमें सदैव वर्ष पर्यंत पानी भरा रहा करता था, लेकिन अब ये सदा नीरा नदियां मालवा के गालों के आंसू भी नहीं बहा सकती है। चौमासे में चलती है, बाकी के महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ढोती है। बस केवल चौमासे के 4 महीनों में ही इनमें जल राशि बड़ी तेजी से प्रवाहित होती है। इसके अलावा शेष समयावधि में, शेष महीनों में बस्तियों के नालों का पानी ही इनके माध्यम से प्रवाहित होता है। नदियों ने सभ्यताओं को जन्म दिया। हमारी आज की सभ्यता इन नदियों को अपने गंदे पानी के नाले बना रही है। जैसा कि नदियों ने सभ्यता को जन्म दिया, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती चली गई, इसी सभ्यता का दुष्परिणाम यह रहा कि नदियों को गंदे नालों के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है। इस साल मालवा में सामान्य बारिश 35 इंच से 5 ही इंच ज्यादा पानी गिरा है, और इतने में ही नदी, नाले, तालाब, बावड़ियां और कुएं चैतन्य हो गए हैं। जैसे कि सामान्य वर्षा 35 इंच होती है और इससे 5 इंच ही ज्यादा पानी इस वर्ष वर्षा है, इतने में ही नदी, नाले, तालाब, बावड़ियां और कुएं सभी चैतन्य हो गए हैं, जीवंत हो गए हैं, सजीव हो गए हैं। अपने पहले अखबार नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 के रिकॉर्ड मौजूद हैं। 128 साल की यह जानकारी ही आंखें खोलने के लिए काफी है। जैसे कि नई दुनिया की लाइब्रेरी में अब भी पानी के सन 1878 से रिकॉर्ड मौजूद है। 128 साल की यह जानकारी ही आंखें खोलने के लिए काफी है कि इनमें एक ही साल था 1899 का साल, जब मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था। लोक में यही 56 का काल है। 56 का काल जिसे कहा जाता है, यानी सन 1899 में मालवा में सिर्फ 15.75 इंच पानी गिरा था और इसी को 56 का अकाल कहा जाता है। लेकिन राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से, यानी जब 56 का अकाल पड़ा तब राजस्थान के ठेठ मारवाड़ से तब भी लोग यहीं आए थे और कहते हैं कि तब भी खाने और पीने को काफी था। जब अकाल पड़ा, 56 का अकाल पड़ा, तब भी ठेठ मारवाड़ से लोग यहां आए थे मालवा क्षेत्र में। उस समय खाने और पीने को काफी था। इन 128 सालों में एक ही साल अति वृष्टि का था, बहुत अधिक वर्षा वाला था। सन 1973 में 77 इंच पानी गिरा था। सन 1973 में सबसे अधिक पानी गिरा, 77 इंच पानी गिरा था। तब भी यशवंत सागर, बिलावली, सिरपुर और पीपल्यापाला टूटकर बहे नहीं थे। 28 इंच से कम बारिश हो तो वह सूखे का साल होता है। जैसे कि 28 इंच से कम बारिश हो तो उसे सूखे का साल कहा जाता है, लेकिन ऐसे साल ज्यादा नहीं है। 56 के काल ने देश भर में हाय हाय मचाई हो, लेकिन मालवा में लोग न प्यासे मरे और न भूखे, क्योंकि उनके पहले के साल खूब पानी था और बाद के साल में भी, क्योंकि पहले के साल में भी खूब पानी बरसा था, बाद के साल में भी खूब पानी बरसा था, इसलिए अकाल का बहुत अधिक प्रभाव मालवा क्षेत्र के जनजीवन पर नहीं पड़ा। मालवा क्षेत्र के लोग न तो प्यासे मरे और न ही भूखे मरे, क्योंकि उसके पहले वाले वर्ष भी बहुत पानी बरसा था और उसके बाद के साल में भी बहुत पानी बरसा था। अपने नदी, नाले, तालाब संभाल के रखो तो दुष्काल का साल मजे में निकल जाता है। दुष्काल से आशय है अनावृष्टि का बुरा समय भी बहुत ही मजे से निकल जाता है। यदि एक वर्ष पहले के पानी को ठीक प्रकार से सहेज कर रखा जाए तो जो दुष्काल का समय है वह भी आराम से निकल जाता है। लेकिन हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं वह उजाड़ की अपसभ्यता है।
जैसे जैसे औद्योगिकी का विकास हो रहा है, जैसे जैसे विकास हो रहा है, विकास तो हो रहा है, बड़े बड़े बांध भी बनाए जा रहे हैं, पुल बनाए जा रहे हैं, सड़कें बनाई जा रही है और भी अन्य बहुत सारे निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। ये सभी औद्योगिक सभ्यता के नमूने हैं। इनको, इस सारे विकास को, या लेकिन जिसे हम विकास की औद्योगिक सभ्यता कहते हैं, जिसमें चारों ओर विकास ही विकास दिखाई पड़ता है, वह उजाड़ की अपसभ्यता है। वस्तुतः वह बर्बादी की सभ्यता का दूषित स्वरूप है। नई दुनिया की ही लाइब्रेरी में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ सभ्यता की जो कतरने निकाल रखी है, वे बताने को काफी है कि मानव धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है। अब वातावरण बदल रहा है, पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ हो रही है। नई दुनिया की लाइब्रेरी में, यानी नई दुनिया के पुस्तकालय में कमलेश सेन और अशोक जोशी ने धरती के वातावरण को गर्म करने वाली इस खाऊ उजाड़ सभ्यता की जो कतरने, यानी समाचार पत्रों में प्रकाशित अलग अलग समय पर जो समाचार हैं उनकी कतरने निकाल रखी है। वे यह बताने के लिए काफी है कि मालव धरती गहन गंभीर क्यों नहीं है। अब मालव की धरती गहन गंभीर नहीं रही है, बहुत अधिक समृद्धि से भरी हुई नहीं रही है। और क्यों यहां डगडग रोटी और पग पग नीर नहीं है। स्थितियां बदल चुकी है, अब यहां पर डगडग रोटी और पग पग नीर भी नहीं मिलता है। स्थितियां बहुत ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गई है। क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, पर्यावरण बदल रहा है, परिस्थितियां बदल रही है, हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है। क्यों हमारे समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, क्यों हमारी धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, क्यों हमारे मौसमों का चक्र बिगड़ रहा है, क्यों लद्दाख में बर्फ के बजाय पानी गिरा और क्यों बाड़मेर में गांव डूब गए। पूरा का पूरा पर्यावरण तंत्र ही चरमरा गया है, स्थितियां बिगड़ रही है, समुद्रों का पानी गर्म हो रहा है, धरती के ध्रुवों पर जमी बर्फ पिघल रही है, मौसम का चक्र भी बिगड़ रहा है। लद्दाख में जहां बर्फ पड़नी चाहिए थी उसके स्थान पर पानी बरस रहा है। और जो राजस्थान का रेगिस्तानी प्रदेश बाड़मेर है, रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर में ऐसी वर्षा हुई कि गांव डूब गए, पूरा का पूरा क्षेत्र ही जलमग्न हो गया। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पर्यावरण के साथ में बहुत अधिक मात्रा में छेड़छाड़ हुई है। क्यों यूरोप और अमेरिका में इतनी गर्मी पड़ रही है, क्योंकि वातावरण को गर्म करने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैसों ने मिलकर धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। अब 3 डिग्री सेल्सियस तक धरती का तापमान बढ़ गया है और धरती को गर्म करने वाली जो कार्बन डाइऑक्साइड गैसें हैं उन्होंने धरती के तापमान को 3 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया है। ये गैसें सबसे ज्यादा अमेरिका और फिर यूरोप के विकसित देशों से निकलती है। ऐसे देश जो आर्थिक रूप से विकास को प्राप्त कर चुके हैं उन देशों से ये गैसें बहुत अधिक मात्रा में निकलती है। यानी ये गैसें अमेरिका और यूरोप के विकसित देशों से अधिक मात्रा में निकलती है। अमेरिका इन्हें रोकने को तैयार नहीं, वह नहीं मानता कि धरती के वातावरण के गर्म होने से सब गड़बड़ी हो रही है। वह ऐसा नहीं मानता कि यह सब गड़बड़ी धरती के वातावरण के गर्म होने की वजह से हो रही है। अमेरिका की घोषणा है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ जीवन पद्धति पर कोई समझौता नहीं करेगा, जैसा कि अमेरिका की जीवन पद्धति ही खाऊ उजाड़ जीवन पद्धति है। और अमेरिका ऐसा कहता है कि वह अपनी खाऊ उजाड़ जीवन पद्धति से कोई समझौता नहीं करेगा। लेकिन हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। यदि हम भी यूरोपीय देशों की नकल करेंगे, अमेरिका और यूरोपीय देशों की नकल करने में लगे रहेंगे, तो हम भी पर्यावरण के साथ में बहुत अधिक छेड़छाड़ करेंगे। और ऐसा करने का दुष्परिणाम यह होगा कि मालवा क्षेत्र जो बहुत अधिक समृद्ध क्षेत्र है, वह मालवा की जो गहन गंभीर और पग पग नीर और डगडग रोटी देने वाली धरती है वह भी उजड़ जाएगी। वह जो कभी समृद्ध रही है, जहां पर पग पग
नीर है जहां डगडग रोटी उपलब्ध होती है, खूब सारा अन्न उपजता है, वह धरती भी पूरी तरह से उजड़ जाएगी। यानी हम ही लोग जो खाऊ उजाड़ सभ्यता का समर्थन करने वाले लोग हैं और हम अपने मालवा की गहन गंभीर और पग पग नीर की डगडग रोटी देने वाली धरती को उजाड़ने में लगे हुए हैं। हम अपनी जीवन पद्धति को क्या समझते हैं? हमें अपने जीवन पद्धति को ठीक प्रकार से समझना होगा, अपने पर्यावरण की रक्षा करनी होगी और तभी मानवता की हम रक्षा कर पाएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 4 में वर्णित साहित्यकार प्रभास जोशी द्वारा रचित रचना जिसका शीर्षक है अपना मालवा खाऊ उजाड़ू सभ्यता में का बहुत ही अच्छी तरह से अध्ययन कर लिया है। अगले वीडियो में इससे संबंधित अभ्यास प्रश्नों का वीडियो लेकर शीघ्र ही हम आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।